नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान के बटला हाउस स्थित घर पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी आज सोमवार सुबह सुबह अमानतुल्ला खान के घर पहुंची। इसको लेकर आप विधायक ने एक वीडियो भी शेयर किया। उन्हें इस वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि आज सुबह सुबह 7 बजे ईडी वाले मेरे घर पर हैं। उन्होंने कहा कि सर्च वारंट के नाम पर ईडी वाले मुझे अरेस्ट करने आए हैं। मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को तंग किया जा रहा है। उनका मकसद है केवल मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ना। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जो भी मेरे काम अधूरे हैं वो मेरी टीम और मेरी सरकार करवाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि पहले जैसे हमें कोर्ट से इंसाफ मिला है वैसे ही फिर हमें इंसाफ मिलेगा। 2016 से यह मुकदमा चल रहा है जिसमें सीबीआई ने खुद कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे मैं शर्मिंदा रहूं। आप जिस तरह पहले साथ रहे हैं उसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी का बस यही काम रह गया है। बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो, तोड़ दो और जो टूटे नहीं दबे नहीं उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। वहीं पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अमानतुल्ला खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी हैं। बीजेपी वाले चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के हौसले नहीं तोड़ सकते। अमानतुल्ला खान के घर ईडी की छापेमारी को लेकर संजय सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि जांच हो रही है या कॉमेडी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ध्यान से पूरा मामला पढ़िए। सीबीआई ने 2016 में वक्फ बोर्ड के मामले में पर्चा दर्ज किया। अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार नहीं किया गया। 6 साल के बाद फाइनल चार्जशीट दाखिल की और कहा कि कोई आर्थिक अपराध नहीं हुआ। इसी मामले में 2020 में एसीबी और ईडी ने पर्चा दर्ज किया। एसीबी ने अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया और उनको जमानत मिली। उसमें भी कोर्ट ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ईडी फिर भी नहीं मानी और 2023 में अमानतुल्ला खान के घर छापेमारी की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद 2024 में 13 घंटे पूछताछ की और एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया तो अमानतुल्ला खान ने सूचना दी कि मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, उनका ऑपरेशन हुआ है, मुझे कुछ समय दीजिए। लेकिन तानाशाह सरकार की निर्दयी ईडी छापेमारी के लिए पहुंच गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना और देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामलों में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और स्वच्छंद घूमते रहते हैं और जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे सहमे रहते हैं, मानो उन्हीं बेचारों ने कोई अपराध कर दिया हो। महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी के पास एक एक्सप्रेस ट्रेन में बीफ ले जाने के संदेह में एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उनके साथ बैठे मुसाफिरों ने मारपीट की है। इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद जीआरपी ने इसकी जांच शुरू की और मामले की पुष्टि की। बता दें कि इससे पहले ऐसा ही एक मामला हरियाणा के चरखी दादरी से भी सामने आया था, जहां एक मुस्लिम युवक की बीफ खाने के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। मामले को लेकर चरखी दादरी पुलिस ने बधरा गांव में 2 नाबालिग समेत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के इगतपुरी और हरियाणा के चरखी दादरी, इन दोनों मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। इन 2 अलग अलग मामलों को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने IIT BHU में एक छात्रा से गैंगरेप के मामले में अभियुक्तों को जमानत दे दी है। अभियुक्तों को जमानत मिलने पर विपक्ष राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा पर हमलावर है। अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कोर्ट में पैरवी को लचर बताया और उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा के IT सेल के पदाधिकारी के रूप में काम करने वाले BHU गैंग रेप के 3 अभियुक्तों में से 2 को जमानत मिलने की खबर निंदनीय भी है और चिंतनीय भी। अखिलेश ने कहा कि सवाल ये है कि दुष्कर्म करने वालों की कोर्ट में लचर पैरवी करने का दबाव किसका था। अखिलेश यादव ने कहा कि ये देश की बेटियों का मनोबल गिराने की शर्मनाक बात है कि न केवल ये बलात्कारी बाहर आ गए, बल्कि ऐसी भी खबरें हैं कि भाजपा परंपरा अनुसार इनका फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ है। क्या भाजपा इस बारे में देश की बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाले आज नकाब पहनकर फिर से देश को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमान करते थे, वो आज वोट के लिए उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही समाजवादी पार्टी है, कौन नहीं जानता इनके चेहरे को। यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, इनके कारनामों को कौन नहीं जानता। यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, इनके कारनामों को कौन नहीं जानता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सर्वाधिक अपमानित इन्हीं लोगों ने किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया। इन महापुरुषों को भारत रत्न ना मिलने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। CM योगी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे भारत रत्न पर सिर्फ एक परिवार का एकाधिकार हो गया हो। उसी परिवार के सारे लोगों को मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। RJD नेता तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित एक रैली के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और JDU को जमकर घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने तय किया था कि हम आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उसे उसका उतना अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इतने में हमारे चाचा जी पलट गए। हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, जाति आधारित जनगणना करवा रहे थे, आरक्षण बढ़वा रहे थे, लेकिन वो पलट गए। RJD नेता ने कहा कि जब हम लोगों ने जातीय जनगणना करवाई तो भाजपा के लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट जाकर जातीय जनगणना को रुकवाना चाहते थे, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर जीत कर आए हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि यह बात हुई कि हमने जो आरक्षण बढ़ाया है उसे भाजपा के लोग खत्म कर देंगे। मुझे उसी वक्त यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैं इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाना चाह रहा था। अगर यह 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो आपका आरक्षण बचा रहेगा, उसे कोई खतरा नहीं रहेगा, गरीब को उसका अधिकार मिलता रहता। इसके लिए मैं मोदी जी से अपील करता रह गया, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया और खत्म कर दिया। और जब नीतीश कुमार के पलटने के बाद बीजेपी सत्ता में वापस आई तो बीजेपी वालों ने कोर्ट जाकर इस पर रोक लगवा दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने वाले इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक INLD नेता अभय सिंह चौटाला ने बताया कि हमारा समझौता हो चुका है। यह तय हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी 37 और हम 53 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बाकी हम कल तय करेंगे कि हम किन सीटों पर लड़ेंगे। अभय सिंह चौटाला ने आगे कहा कि हम हरियाणा के 4 कोनों सिरसा, अम्बाला, चिंद और पलवल में 4 बड़ी रैलियां करेंगे। इनमें बहन मायावती भी आएंगी। बाकी पूरे हरियाणा में आकाश आनंद और मैं मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। आज हरियाणा में कई ऐसी चीजें हैं जिससे लोग दुखी और परेशान हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हम पेंशन बढ़ाएंगे। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 35 वर्ष पहले 100 रुपए की थी, उसे हम 7,500 रुपए प्रति महीना करेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई और रेलवे और बस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। खबरों के मुताबिक दोनों ही राज्यों में लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकालकर
राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की और इन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि कई एहतियाती उपाय अपनाए जाने के बावजूद तेलंगाना में 9 लोगों की मौत हो गई और महबूबाबाद और खम्मम जिलों में कम से कम 3 लोगों के बाढ़ के पानी में बहने की आशंका है। इस बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। गजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव मिलने के बाद इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी तेल अवीव, यरूशलेम और कई अन्य शहरों में इस्राएली झंडा अपने हाथों में लेकर निकले। इनका कहना है कि पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रही। कल रविवार को इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन बाद में भीड़ ने पुलिस बैरियर तोड़ दिए और तेल अवीव में प्रमुख हाईवे ब्लॉक कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में भी आग लगाई। इस बीच इसराइल की ट्रेड यूनियन ने आज सोमवार को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इनकी मांग है कि सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ जल्द से जल्द किसी समझौते तक पहुंचे। आपको बता दें कि इसराइल ने कल रविवार को कहा था कि उनके सुरक्षा बलों ने गजा पट्टी से हमास द्वारा बंधक बनाए गए 6 लोगों के शवों को बरामद किया है। इसराइली डिफेंस फोर्स ने बयान जारी कर बताया कि शनिवार को रफा इलाके की एक अंडरग्राउंड सुरंग में इन शवों को पाया गया था। आपको बता दें कि इन सभी को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाया था। हमास के उस हमले में 1200 इसराइली नागरिक मारे गए थे और उसने कथित तौर पर 250 लोगों को बंधक बनाया था और तभी से इसराइल और हमास के बीच शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 40,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अब इस बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजन इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हैं और वो मांग कर रहे हैं कि नेतन्याहू छिपना बंद करें और इसकी जिम्मेदारी लें। हालांकि पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वह बंधकों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ नहीं लेता। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास के वरिष्ठ नेता इज्जत अल रेशिक ने दावा किया कि युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के कारण इन मौतों के लिए इसराइल जिम्मेदार है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।